खामोशी पसंद है। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। मैं इस पल, इस लम्हे, इस वक्त अपना ये बेइंतहाई फर्ज समझता हूं कि आपको इस अजीबोगरीब, खतरनाक, खूबसूरत लेकिन फिर भी सच्ची कहानी की मंच सजा यानी सेटिंग्स के बारे में तफसील से बता दूं। हकीकत में सच्ची कहानियां सुनाने में खतरा होता है खासा। कौन जानता है कब कोई पुलिस का आदमी या कोई कानून का जानकार दर्शक देखा में बैठा हो, भले ही वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ना हो, मगर फिर भी। बहरहाल मैं अपने आप को ये खतरा उठाने का मौका आसानी से दे सकता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो मेरी इस कहानी पे भरोसा करेंगे नहीं। अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में तो हरगिज़ नहीं, बाकी अनऑफिशियली सब लोग इनमें डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या जज या कमिश्नर या पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी जो इस वक्त यहाँ है या नहीं भी, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच्ची कहानियां ही सुनाता हूं। तो इस वक्त मैं आप लोगों की जरा सी तवज्जो चाहता हूं। कृपया अपने आप को गोमती नगर के एक लग्जरियस 5 सितारा होटल के लग्जरियस कमरे में महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक खूबसूरत इलाके का खूबसूरत 5 सितारा होटल, एक तरफ गोमती नदी तो दूसरी तरफ लंबी ऊंची अट्टालिका। यहाँ का किराया एक आम आदमी की सोच से बाहर है। खूबसूरत, बेहतरीन और मॉडर्न फर्निचर, जैसे यहाँ एक रात बिताना भी किसी का एक ख्वाब हो सकता है। मैं कुछ समझा पाया। अब मेरी बाएं तरफ कोई नहीं है। यहाँ आप देखेंगे कुछ महंगी टेबल्स जिन्हें बेतरतीबी से कोने में ढकेल दिया गया है। तो ये है एक महान लेखक की महान स्टडी। ठीक, अब थोड़ा नजदीक आए। देख के निराशा हुई ना, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, बिल्कुल शुरुआती दौर के छोटे मोटे लेखकों की स्टडीज बिल्कुल ऐसी ही दिखती है। अनाप-शनाप कागजों के जत्थे, एक टाइपराइटर, हजारों पांडुलिपियां जिनमें अलग अलग रंगों के पेन से करेक्शन किए हुए हैं। एक पेंसिल, एक बॉल पॉइंट पेन, एक इरेजर, एक कैंची और एक खंजर। ये अभी तक यही कर रहा है। ये गलती से यहाँ पे रह गया। आप लोग पूछेंगे कि टाइपराइटर क्यों, अब तो कंप्यूटर का जमाना आ चुका है। तो देखिए, इस मामले में मैं जरा प्रिमिटिव यानी कि पुराना लेखक अभी तक टाइपराइटर पे लिखना पसंद करता हूँ। इसे आप मेरा वहम मान सकते हैं। तो इस सारे झाड़ झंझाड़ के पीछे एक छोटा सा बार, जहाँ कई सारी शराब की बोतलें सजी हुई। ये सब हमें कहीं से भी उस लेखक के जीनियस होने के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद हम यहाँ करने जा रहे हैं, ना ही उसकी खासियत या खूबियों के बारे में, लेकिन फिर साथ में उसकी खामियों के बारे में भी कुछ नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिला देना चाहता हूँ, इस कमरे के दाहिनी तरफ आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ हर चीज तरतीब से सजी हुई, हर चीज यानी ये भी उम्र के साथ साथ गलतियां भी बढ़ती जा रही, तुम इसे सावधानी से उठा करके इस डस्टबिन में डाल देना।
और इस पिस्तौल को सलीके से बैग के हवाले करें। अब आप यहाँ देखेंगे खूबसूरत बड़े बड़े आरामदायक सोफे लगे हुए हैं, किताबें हर तरफ सजी हुई हैं, दीवारों पे फोटोग्राफ्स और बेशकीमती पेंटिंग्स, जिनको बनाने वालों को पहचानने की जिम्मेदारी मैं आप लोगों के ऊपर है। लेकिन सबसे खूबसूरत है इन सारी चीजों का बैग, यानी ये पीछे बड़ी सी बालकनी और यहां से दिखता ये खूबसूरत मंजर, उतना ही बेहतरीन जितना कि इस कमरे का किराया। नीचे डूबते हुए सूरज की रोशनी में नहाया हुआ स्विमिंग पूल, वो दूर तक फैला हुआ रिवर फ्रंट जहां भी कुछ रंग बिरंगे लोग चहलकदमी कर रहे हैं। जब शाम की रोशनी में शाम पड़ता है, चलिए वापस लौटते हैं इस कमरे में और जरा गौर करते हैं डिस्प्ले के दो लीडिंग कैरेक्टर्स के बारे में। शुरुआत करते हैं उनसे। मैं हूं इस कहानी का सबसे महंगा और मुख्य पात्र, जिसकी पेमेंट अभी तक उसको मिली नहीं। बड़बोलेपन की मुआफी चाहूंगा, पर हकीकत यही है। साथ में मैं एकदम से आपके सामने प्रकट होकर के आपको चौंका नहीं, मैं मंच पर धीमे से एंटर करूंगा इस कमरे के राइट से। मैं अपने बेडरूम से आ रहा हूँ, जहां मैं एक लड़की उसको छोड़ते। सबको मालूम है बेडरूम में आदमी किसी लड़के के साथ तो नहीं हो सकता ना। वैसे आजकल किसी के बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता, तो मैं भी अपने बेडरूम से वही सब करके आ रहा हूँ जो हर व्यक्ति अपने बेडरूम से करके आता है। वो सब आपको कल के न्यूज़पेपर या शाम की इवनिंग न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा। अब ऐसा क्या है मेरे बारे में जो आप लोग नहीं जानते? मेरी जिंदगी भरी पड़ी है स्कैंडल से, चटपटे, मीठे, खारे, नमकीन स्कैंडल, जिनको अपने घर के कोने में चटखारे ले लेके पढ़ना पसंद है। तो मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं, मुझे बस अपना नाम बताना है और आप लोगों को अपने आप से मालूम पड़ जाए। परमात्मा, दोबारा ध्यान से सुनिए। मेरा नाम है धीरज अधिकारी ब्रह्मात्मा। धीरज मेरा नाम, ब्रह्मात्मा मेरा तखल्लुस और अधिकारी कुछ नहीं। वो लोगों को अच्छा लगता है तो मैं बस वैसे ही लिख देता हूं। मैं क्राइम नॉवलिस्ट यानी कि अपराध उपन्यासकार, पुलित्जर अवार्ड विनर, पद्म भूषण से सुसज्जित, वगैरह वगैरह वगैरह। लंबा कद, पतला दुबला शरीर, बड़ी हुई अधपतली दाढ़ी और ये चमकता हुआ बिन बालों का गंजा सिर। जहां तक बात है मेरे व्यक्तिगत चरित्र की, तो मैं हूं जिद्दी, खतरनाक और बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक जिद्दी। मैं वो हर चीज हासिल कर लेता हूं जो मैं चाहता हूं। भयंकर शराबी, जबरदस्त पीकर, मैं बेतरह पीता हूं। आप देख रहे हैं कि मैं आपके प्रति पूरी तरह से ईमानदार, और ये ठीक उसके उल्टा है जैसा कि आप लोग मुझे समझते हैं। अब जैसा आप लोग मुझे समझते हैं वो है मेरा आप पर जनरल इंप्रेशन है, और जो मैं आपको बतला रहा हूं वो हूं मैं वाकई, दरअसल हकीकत। आप लोग मुझे जानते हैं टेलीविजन और न्यूज़पेपर्स के जरिए। मुझे पुलित्जर अवार्ड देते हुए
अमेरिका की उन मोहतरमा की निगाहें बड़ी पारी। वो मुझे मेरी असली औकात में पहचान गई। हालांकि उस वक्त मैं अच्छा खासा फॉर्मली ड्रेस्ड, खासा स्मार्ट, खासा कल्चर्ड लग रहा था। मैंने किसी तरह से पार्टी में उनके इवनिंग गाउन पर विस्की का गिलास गिरा पाने में कामयाबी हासिल कर ली। पार्टी खत्म होने के बाद उन्होंने बेहद ही उन्मादी और नशीली निगाहों से मेरी तरफ देखा। मगर मैं यही बोल सकता हूं कि खुद को कोई आखिर कितना ही जान सकता है। मैं भी अपने आप को बस ऊपरी तौर पे जानता हूं, आधा। खुद को धोखा देने से कोई फायदा नहीं। वैसे भी जिंदगी में खुद को जानने का मौका कहां और कितना ही मिलता है लोगों को। मेरे केस में मुझे एक बार मिला जब मैं मनाली में आइस स्केटिंग करता हुआ खाई के किनारे लपट पड़ा। नीचे झांक कर देखा था और दम निकल गया। या फिर मेरे सर पर बोतल तोड़कर मारी थी कलकत्ता की उस मादक, खूबसूरत और रशीली किस्म। वो नहीं जो इस वक्त मेरे बेडरूम में, वो कोई और। अपने ख्यालों को जरा ऊंची उड़ा लेने दीजिए, सब समझ में आएगा। उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। अब कुछ एक लफ्ज मेरे कपड़ों के बारे में, मगर उससे पहले आज का समय। हिंदुस्तान में समय सन 2025 चल रहा है। आप कहेंगे तो पूरे जहान में चल रहा है, तो मैं कहूंगा हिंदुस्तान में बड़े जोरों का चल रहा है, क्योंकि यहाँ ये वक्त से पहले आ गया। वो कहते हैं सारे जहां से अच्छा। तो कुछ एक लफ्ज मेरे कपड़ों के बारे में। मैं ऑडियंस में बैठी हुई महिलाओं से मुआफी चाहता हूं, क्योंकि मैंने नीचे पहना हुआ है सिर्फ एक पैजामा और मेरे ऊपर है ओपन ड्रेसिंग गाउन, जो मेरी छाती को बमुश्किल से ढक पा रहा है। अब जितना दिखना है उतना तो दिखेगा ही, उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। मेरे हाथ में एक खाली गिलास और मैं अपने बार की तरफ बढ़ता हूं और अचानक रुक जाता हूं जब मैं देखता हूं कि एक शख्स बिना मेरी इजाजत के मेरे कमरे में घुस आया। उसे बहुत जल्द बयान किया जाएगा। हट्टा कट्टा उदार शरीर, मामूली सा दिखने वाला, कुछ ज्यादा ही मिडिल क्लास। हाथ में छोटा सा ब्रीफकेस है, कुछ ट्रैवलिंग इंश्योरेंस मैन जैसा लगता है। उसके बारे में ज्यादा वर्णन करने की जरूरत मैं समझता नहीं, क्योंकि कहानी खत्म हो जाने के बाद उसे बड़ी सरलता और सहूलियत के साथ सीन के नक्शे से हटा दिया जाएगा। फिर उसमें आप में से किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं बचेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही काफी। वो आदमी बोलना शुरू करता है और मैं जवाब देता हूं, और ये कहानी यहां से शुरू। मैं बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। दुनिया जहां के प्रसिद्ध राइटर धीरज महात्मे के सामने खड़ा हूँ। कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गए? आपके सेक्रेटरी ने मुझे अंदर आने से। मैं घंटों क्या दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कौन हो तुम? मेरा नाम सूफी, प्रकट सूफी। बड़ा अजीब नाम। ये नाम कुछ जाना पहचाना सा। क्या तुम वही शख्स हो जिसने लगातार मुझे अपने खतों से परेशान कर रखा? जी बिल्कुल सर। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने और कोई दूसरा काम नहीं किया। इसके अलावा मैं आपके दरवाजे के डोर में लगातार सुन पड़ती हूँ। हालांकि मुझे उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिरकार मैं आपके सेक्रेटरी से मिलने में कामयाब हूँ और भी कौन सी का बनूंगा। हाजी हज करके आया।
ये मेरी उससे लगातार मिलती का ही परिणाम है। ये मुलाकात हम दोनों की जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव ला सकती है। आदरणीय ब्रह्मात्मा ना आदरणीय सौभाग्य साहब, क्योंकि तुम उस बार के बेहद नजदीक खड़े हो गया, तो मुझे वो विस्की की बोतल दे सकते हो, वो तुम्हारे लगने वाला खुशी से। जी धन्यवाद। आगे चलिए। इसकी सिंगल मॉल्ट है या कुछ और? बस शुक्रिया। क्या बिल्कुल नहीं? नहीं, बस सावधानी बरत रहा हूँ। आखिरकार मैं अपने समय के महान जीनियस के सामने खड़ा हुआ हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे विशालकाय शंकर के सामने मासूम सा लग रहा है। हिंदू? हाँ, फिर मुसलमान हो गया, फिर दोबारा हिंदू हो गया, आजकल बौद्ध हूँ। बड़े अजीब है। इतनी बड़े तो आप हैं। ऐसे अजीब आदमी के होते हैं। बाकी बता दूं, ये तो जिले के इस्लाम सब पढ़ा है। मुझे एक ड्रिंक और दोगे? तो बड़ी जल्दी खत्म कर दी। मैंने एडवाइस मांगी है क्या? आप तो कुछ ले लेंगे सर। वो तो मैं लूंगा। आगे बोलो। मैं इटावा का रहने वाला हूँ ब्रह्मात्मा साहब। मैं जरा इस कमरे का करीबी से जायजा ले सकता हूँ, जिसमें एक पेंटर अपनी पेंटिंग के जलवे भी खींचता है। राइटर? आपके संदर्भ में की बात है। ओ, हर तरफ किताबें और पांडुलिपियां। ये इस दीवार पर लगे फोटोग्राफ पर अगर आप नजर डालें तो विक्रम से उनके खुद के सिग्नेचर, मेरे दोस्त ब्रह्मात्मा के। क्या बात है। सलमान रश्दी। ब्रह्मात्मा को मेरा दूसरी दुनिया का साथी। वाह वाह, आज भी लोग प्यार और खर्च में हमेशा वफादार रहते हैं। और अब जरा ये नजारा देखिए, क्या जबरदस्त है। खूबसूरत गोमती नदी के ऊपर जगमगाता फ्लाईओवर, और उसके ऊपर रूप बदलते शाम के बादलों के टुकड़े, और वो सूरज धीमे धीमे नीचे जाता है। लाल सूरज तपा हुआ। गजब। तुम भी राइटर? मैं रीडर पढ़ता हूँ। आपका सारा काम मुझे बनी आता। टीचर? अकाउंटेंट, नामली। इटावा में संपत और सागर कंपनी के लिए काम करता था। बहुत ही खूबसूरत सुनता। किराया भी उतना ही खूबसूरत। मैं समझ सकता हूँ, बहुत महंगा होता। मेरे जैसे इंसान के लिए तो सपना है। लेकिन मैं इस वक्त चारबाग के सस्ते से होटल से आ रहा हूँ। वैसे चेन्नई में भी सस्ता था। तुम चेन्नई में? बिल्कुल था। क्यों? मैं भी वहां पे रह चुका। आप ग्रैंड होटल पार्क में थे और मैं वेलुपुरम के बहुत ही बढ़िया से गेस्ट हाउस में। एक्चुअली हमारे रास्ते कई बार टकराए। दिल्ली के नोएडा शहर से लेके बनारस के अंदर में। तुम बनारस में? मैं था उसी वक्त जब मैं वहां पे। घाट की तंग नदियों के एक छोटे से हाउस पार्टी। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं मिस्टर गड़बड़ सुखी। जो भी हो, मुझे अपनी जिंदगी में हजारों करोड़ों लोगों से मिलना होता है। मैं तुम्हें सिर्फ 20 मिनट दे सकता हूँ। जो भी कहना है जल्दी कहो, वो भी कम शब्दों में। मैं आपके पास बहुत ही निश्चित उद्देश्य से आया हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ और तुम्हें पैसे चाहिए, जो कि मेरे पास है नहीं। और ध्यान से सुनो, ऐसे सैकड़ों लोग होते हैं जो तुम जैसे लोगों की बातों में आसानी से आ जाते। मेरा नाम धीरज ब्रह्मात्मा है। मैं चाहूंगा कि मुझे सुख चैन से रहने दें। बाकी जहां तक बात रही पुलिसर अवार्ड से मिलने वाले पैसों की, तो हिंदुस्तान में उसको लेकर के हमेशा से गलतफहमी रहती है। वो उतने होते नहीं जितने कि हम यहाँ सोचते हैं। मैं चाहूंगा मुझे काम करने दिया जाए। लीव माय प्लेस। आदरणीय ब्रह्मात्मा है नाम। आदरणीय ब्रह्मात्मा साहब, बाहर जाओ। आपने मुझे गलत समझा। मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि मुझे पैसे चाहिए, बल्कि
बल्कि इसलिए आया हूँ कि अपनी नौकरी छोड़ने के बाद जिस प्रोफेशन का मैंने दामन पकड़ा उसका नाम था प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी। मैं लोगों से पैसे लेकर उनके लिए खुफिया जानकारी हासिल करता हूँ। खुफिया जैसे? वही बता रहा हूँ, आप सुनिए। तुम अजीब तरीके से इंटरेस्टिंग होते जा रहे। वैसे आजकल किसके लिए काम करते हो? पुलिस? नहीं आदरणीय, ब्रह्मात्मा नाम है मेरा। आदरणीय ब्रह्मात्मा साहब, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। जब मैं अकाउंटेंट था तभी मैंने कई खुलासे किए। यहाँ तक कि मैंने लॉ मिनिस्टर तक को जेल भिजवाने में कामयाबी हासिल कर ली, क्योंकि उन्होंने अपने सैकड़ों बंगों को दिए जाने वाले पैसों में जबरदस्त घोटाला किया। उसके बाद जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और अपनी जेब टटोली तो पाया कि हासिलात के नाम पर मेरे पास कुछ चंद एक पैसे ही बचे। बच्चा मेरे कोई था नहीं और बीवी को कैंसर हो चुका। उसकी मौत के बाद मैं करीब करीब पागल हो गया कि आपकी किताबें मेरे हाथ में। उनको पढ़ने के साथ ही मैंने तुरंत अपनी लाइफ छोड़ देने का फैसला ले लिया और अपने आप को अपनी फुल टाइम इसी हॉबी के हवाले कर दिया। मेरी किताब? आपकी किताब, आपकी अनोखी किताब, आपकी कमाल किताब। उन्होंने मेरी कल्पना शक्ति को झकझोर कर रखा। मैं उन्हें पढ़ता गया लगातार और कब तक होता गया जुर्म को खूबसूरत बनाने के अकेलों के अंदर। मैं डिटेक्टिव बना बिल्कुल उसी अंदाज जैसे एक नास्तिक बंदा शैतान के काम करने के अजीबोगरीब तरीके से देरी कर साधु बन गया। और आज मैं बैठा हूँ अपने आदर्श के सामने, मेरा पद्म विभूषण और गोमती के दूसरे छोर पर सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा है। शाम की चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और आप आराम से बैठ कर किसी भी तुम में शायर बनने के सारे गुण मौजूद है माय डियर। गड़गड़ माय डियर गड़गड़। और ये सिर्फ आपकी किताबों का असर है। सुनकर तकलीफ हुई क्योंकि तुम अभी फटे पुराने कपड़े पहने हो। तुम्हारा ये नया पेशा तुम्हारे लिए कोई खुशनुमा जिंदगी लेके आया नहीं लगता। अब जिंदगी भूलों का बिछौना तो ऐसे भी नहीं हो सकती है ना ब्रह्मात्मा साहब। लखनऊ का पुलिस कमिश्नर मेरा दोस्त है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए उससे बात करो। वैसे टेक्नोलॉजी की किस पर्टिकुलर ब्रांच में तुम स्पेशलाइजेशन कर रहे हो? फौजदारी, ड्रग ट्रैफिकिंग या सिविल डिवोर्स? जी लिटरेचर यानी साहित्य। अरे मैं समझ गया। दफा हो जाओ। आदरणीय ब्रह्मात्मा साहब, तुम क्रिटिक बन जाना चाहते हो? आप कृपया मुझे बोलने की इजाजत Get out! लेकिन मैंने आपकी किताबों को उनके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ देखने की कोशिश की, उनका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन दे। तुम अजीब से अजीब और गरीब होते जा रहे हो। पहले का आप भी क्या मैं साइको एनालिसिस्ट, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, एग्जिस्टेंशियल, मार्क्सिस्ट और बुद्धिस्ट, हिंदू और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज किया गया। मगर तुम्हारा व्यू पॉइंट तो बहुत ही अनोखा है। मैं वही बतलाना चाहता था आदरणीय ब्रह्मात्मा नाम है मेरा। आदरणीय ब्रह्मात्मा साहब, मैंने आपकी किताबें पढ़ी क्योंकि वो एक खास थ्योरी पर आधारित थी, या फिर यूं कह लीजिए कि मेरी एक खास थ्योरी पर आधारित थी। आपने नॉवेल्स की फिक्शन की दुनिया में जो भी घटित होता है उसे हकीकत की दुनिया में भी घटित होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल असंभव लगता है कि कोई ऐसा फिक्शन भी इजाद हो जो कभी हकीकत में घटित ही ना हुआ। चमत्कार कभी घटते नहीं, वो मानव मस्तिष्क की सीमा के अंदर ही होते हैं। तो मैंने आपके नॉवेल्स में हुए मर्डर प्रतीक बनाकर किसी हकीकत में झांकना शुरू कर दिया। तुम्हारा मतलब है कि मेरे नॉवेल्स और हकीकत में कोई संबंध है? बिल्कुल, मैंने बिल्कुल नबे खुले ढंग से तर्क किया। सबसे पहले मैंने आपके सारे काम का एक सर्चिंग एनालिसिस किया। आप न केवल अपने समय के बेशकीमती और एक तरह के कर्तव्य लेकर जिसके डिवोर्स, लव अफेयर, शराब और शिकारों के किस्से अक्सर न्यूज़पेपर और टेलीविजन का ना केवल अहम हिस्सा है, बल्कि आपको वर्ल्ड लिटरेचर का सबसे खूबसूरत और रोमांटिक मर्डर सीन लिखने के लिए भी जाना जाता है। मैंने मर्डर को कभी ग्लोरीफाई नहीं किया। मैंने हमेशा इंसान को उसके पूरे पर में दिखाने की कोशिश की। अब
अपने पूरेपन में जारी है। वो प्यार करने के साथ साथ मर्डर करने की भी काबिलियत रखता है। एक डिटेक्टिव के तौर पर मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं रहा कि आपने क्या कोशिश की या फिर आपने क्या कर दिया। एक्चुअली ये मेरी थीसिस का विषय है। आपके सीन में आने से पहले हिंदुस्तान में मर्डर एक खौफनाक चीज है, लेकिन आपके कलम में जिंदगी के क्या हिस्से या फिर यूं कहें कि मौत के क्या हिस्से बेहद ही खूबसूरत और रंगीला बना। आज आपको हिंदुस्तान में मौत का रंगीन सौदागर के नाम से जाना जाता है। वो केवल मेरी पॉपुलैरिटी की एक निशानी है बस। और आपकी काबिलियत जिसमें आप ऐसे मास्टर मर्डर यानी कि बेशकीमती खूनी पेश करते हैं जिनकी शक्ल पहचानते हुए भी उन्हें पकड़ पाना किसी के नामुमकिन। तुम्हारा इशारा मेरे उस संखी लेखन की तरफ है जहां क्रिमिनल बिना अपनी शक्ल दिखाए गायब हो जाता है। शक्ल तो दिखती है, लेकिन फिर भी नहीं। दूसरे शब्दों में तुम मेरे नॉवेल्स को ऐसे पढ़ते हो जैसे कि वो कोई पुलिस रिपोर्ट, जैसे कि वो होमिसाइड रिपोर्ट। आपके हीरोज ना किसी मोटिव के साथ मर्डर करते हैं, ना ही किसी उन्माद में, बल्कि वो मर्डर करते हैं अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, अपनी कल्पना शक्ति को फैलाने के लिए और अपने तजुर्बे को बढ़ाने के लिए। ट्रेडिशनल क्रिमिनोलॉजी थ्योरी में हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है, लेकिन आपके मर्डर में कोई मोटिव नहीं। किसी भी पुलिस या डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए ये मर्डर बहुत ही गहरे और सटल होते हैं। उनका कारण पहचानना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें भी ये लगता है कि मर्डर हुआ ही नहीं, क्योंकि कानून के हिसाब से मर्डर बिना मोटिव के नहीं हो सकता। मोटिव यहाँ होता नहीं। ऐसे में जो मर्डर आप दिखाते हैं बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे सुसाइड, एक्सीडेंट्स या फिर नेचुरल दिखाया जा सकता है। और ये आपके पाठों को पढ़ते हुए भी नजर आता है। चलो ये भी मान लिया। अपनी खोजबीन के इस मोड़ पर मैं खुद को उस स्पेनिश किंग से कम नहीं समझता। क्या नाम था उसका? डॉन क्विक्सोट। डॉन क्विक्सोट, जिसका जिक्र आपकी नॉवेल्स में अक्सर होता रहता है। वो आजीवन इस उन्माद में जिंदा रहता है कि उसकी कल्पना में किए गए रोमांस हकीकत है, और मैं आपके नॉवेल्स को हकीकत से कम नहीं समझता। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपने आप को किसी भी चीज से खौफज़दा नहीं हूं। मेरा सिर्फ एक ही मोटो है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और बस आगे बढ़ते जाओ, ये जानते हुए भी कि आगे बढ़ने का मतलब है लगातार हैवानों का सामना करते हैं। गजब है, गजब। तुम बहुत गजब कर रहे हो। जमीन, मुझे आज सारी रात काम करना है, लेकिन मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। फिलहाल मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं। सूफी, मैं तुम्हें एक बेहतरीन सिगार ऑफर करना चाहता हूं। मैं तुम्हें कुछ तो ऐसा पेश करूं जिससे कि तुम्हें आनंद आए। ब्राजील, हवाना। बस बस, शुक्रिया। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी सिगरेट पी लूं, सस्ती सी। जरूर जरूर। शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत और उम्दा पीस था। मैंने अभी भी नोटिस किया। आदरणीय ब्रह्मात्मा नाम है मेरा। आदरणीय ब्रह्मात्मा साहब, तुम उस सिगार का जिक्र कर रहे हो। खंजर का बहुत तीखा है और नुकीला भी। लाइट? जरूर। तनाव में एक सिगरेट का कश लेने का आनंद 100 औरतों से संभोग करने के बराबर होता है। जम के संभोग करो। मेरा कहानी को आगे बढ़ा दे।
मेरे लिए किसी सॉल्यूशन पर पहुंचना इतना आसान नहीं। मुझे बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत थी और तभी मेरे हाथ में पड़ा आपका नॉवेल ही वॉज नॉट अ जुवेनाइल, मेरा पहला नॉवेल जो 11 साल पहले छपा। उस पर फिल्म भी बनी, बॉलीवुड को उसके राइट लेने के लिए होड़ लगे। दिल्ली की एक बस में रेप लड़की मर जाती है। 6 लोग पकड़े जाते हैं, जिनमें से 5 को फांसी होती है और 6ठा बंदा बच जाता है, क्योंकि कानून उसे जुवेनाइल मानता है, यानी कि 18 साल से 6-4 महीने छोटा, मतलब उसे टाइम होम में भर्ती करा दिया। वो अपनी आंखों से सड़क पर हो रहे मोहल्ले, प्रोटेस्ट और शोरगुल धीरे धीरे गायब होते हैं। फिर 3 साल बाद वो चाइल्ड होम से बाहर निकलता है और बढ़ती हुई उम्र के साथ पक्का अवारा, बड़ी हुई दाढ़ी और तगड़े गंजे सिर के साथ भयंकर शराबी में तब्दील होता है। वो दिल्ली के एक शोरूम में जर्मन डिप्लोमेट की बीवी से मिलता है, अपने आप को प्रेजेंट करने की गजब की काबिलियत है। वो उसे सीड्यूस करता है शराब के उन्माद में, जो कि उस औरत के लिए बिल्कुल नया है। वो उसे राजी करता है चिपचिपे मरघट जैसे तरीबा कला होटल में चलने के लिए। वो उसे यकीन दिला देता है कि हिंदुस्तान की पावन धरती पर मिलन का सुख अगर कोई हो सकता है तो वो सिर्फ अपनी नब्ज काट कर आत्महत्या करने में। वो औरत पागलों से बड़बड़ा रही है, रो रही है, हंस रही है और उसकी जुबान से हिप्नोटाइज होकर खुद को उस सेक्सुअल एक्सटेसी में मार डालती है। लेकिन वो अपने आप को नहीं मारता। वो अपनी सिगरेट सुलगाता है और वहां से बाहर और बाहर निकलकर किसी मिशनरी के पादरी को बुरी तरीके से मारता है, उसका बटुआ छूटता है और कहीं दूर चला जाता है। अब भले ही इसे एक एब्सर्ड प्लॉट कहना, लेकिन पढ़ते वक्त सीन्स की बयानगी में ये हिचकॉक को भी मीलों पीछे छोड़ देता है। अब तक तो मुझे ये नहीं बताया जा रहा कि अपनी इस खोजबीन को आखिरी जामा पहनाने के लिए तुमने इटावा से दिल्ली आकर के उन तंग गलियों की खाक छानने की जहमत उठाई, ताकि तुम मेरी इस स्टोरी को तस्दीक कर सको। जरूर। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था श्री। मैं वहां गया और बहुत सारे पैसे खर्च करके मैंने उस समय के सारे न्यूज़पेपर इकट्ठा किए और बहुत सारे पैसे खर्च करके पुरानी दिल्ली के एक कांस्टेबल को काम पर लगाया कि वो सारे हासिल कर सके। ये बहुत सारे पैसे बहुत जोर डाल के बोलते हो। हमारे यहाँ कम पैसों में काम ही का होता श्रीमान। ये भी सही। और क्या मालूम पड़ा? वो स्वीडिश की बजाय, वो जर्मन की बजाय एक स्वीडिश डिप्लोमेट की बीवी थी, जिसने सुसाइड कमिट की थी सन 2014 में। वो किसी घटिया से होटल में मरी पाई गई। सुसाइड का कोई कारण नहीं मालूम पड़ा, जिसका मुझे पहले से एहसास था। और वो आदमी जिसके साथ वो होटल के कमरे में गई? नहीं मालूम पड़ा। होटल के रिसेप्शन काउंटर से मालूम होता है कि वो उस औरत के साथ आया था। उसी समय एक मिशनरी को बुरी तरीके से मारा, उसकी हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो मारने वाले के बारे में कुछ नहीं बता पाया और फिर मैंने उठाया मिस्टर एक्स इस बोर्ड। उस वक्त गुजरात के गवर्नर जनरल का सबसे पसंदीदा नॉवल। आपकी दूसरी किताब। एक इंसान मिलता है, एक 16 साल की जवान मुस्लिम लड़की अहमदाबाद गुजरात में। वो उसकी खूबसूरती और मासूमियत पर मन मिटता है। प्रकृति का दबाव, अरब सागर का उफान और जलती हुई गर्मी उसके वहशीपन को जगह पाने में कामयाब हो जाती है। नतीजा कड़कड़ाती बिजली और बरसती बरसात की रात के रेप और मर्डर। खौफनाक, निर्मम, लेकिन साथ ही बहुत ही खूबसूरत, पोएटिक, बेहद थोड़े डायलॉग्स, लेकिन एकदम क्लियर और प्रिसाइज। और फिर पुलिस कार्रवाई का ब्यौरा, मोटरसाइकिल रेडियो कोर्स और उनके चीखते साइलेंट।
हर तरफ खूनी की खोज और सस्पेक्ट्स जिनमें सब छोड़ असली कातिल बेतरह पॉपुलर करोड़ों दिलों के अंदर बसता है अपनी सो और सोशल सर्विसेज उस पर शक होना नामुमकिन ही नहीं पाप लंबे कद का है दुबला पतला छोटे लंदन की फ्लाइट पकड़ने के लिए वहां पर एक फीस कन्वेंशन है बोलने के जाने के पहले बकायदा उस लड़की का फ्यूनरल भेज और ये क्या नॉवल किसी ग्रीक ट्रेजेडी की तरह खत्म बड़ी तरीके से इंटरेस्टिंग होते जाए। और उसी वक्त एक जवान लड़की का रेप हुआ और मर्डर भी अहमदाबाद गुजरात समुद्र किनारे और बातें हमेशा की तरह पता नहीं ठीक उस औरत के कातिल की तरह। जी बिल्कुल उसी बावजूद बेहतरीन और काबिल पुलिस फोर्स के होते हुए ठीक का अथॉरिटीज को हल्का सा भी क्यों नहीं और आगे भी तुम्हारी खोज में जारी है। जी अगर आप इस पेपर पर नजर डालें तो इनमें उन सारे लोगों की लिस्ट है जिनका मिलान और संबंध मैं आपके नॉवल के कैरेक्टर के साथ कर चुका हूँ। ये जहां तक मैं देख पा रहा हूँ इसमें कुल 22 लोगों के नाम हैं इस लिस्ट में। एग्जैक्टली उतने जितने नॉवेल्स आपकी कलम से निकले हैं। ये सारे लोग मर चुके हैं। हाँ कुछ ने सुसाइड कमिट किया कुछ अजीबोगरीब हादसों के शिकार हो गए छोड़ो उस मुस्लिम लड़की को जिसका रेप और मर्डर अहमदाबाद के बीच हुआ। ये हैदराबाद की बेगम लुबना के आगे क्वेश्चन मार्क क्यों लगा? वो उस जाहिरा से सिर्फ स्मेल भड़काती है जिसको आपका हीरो आपके नॉवेल एट द नाइट बिगिंस बना डिमांड। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था इसलिए इसे मैंने वैसे ही छोड़ा। वैसे भी लुबना दुबई में अपनी स्वाभाविक मृत्यु हुई। बहुत ही लाजवाब लिस्ट है। अनोखी। मेरी 10 साल की क्रिमिनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का नतीजा और कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। आगे कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ ये सुसाइड और एक्सीडेंट्स हुए वहाँ वहाँ श्रीमान आप किसी न किसी रूप में साक्षात मौजूद। सच? आप दिल्ली में थे जब वो स्वीडिश औरत मरी। आप अहमदाबाद में थे जब वो जवान लड़की मरी। आप उन 20 जगह मौजूद थे जहाँ वो 20 लोग यानी कलकत्ता में सनागाछी आसाम में भीलगिरी और केरला में निधिप। दूसरे शब्दों में मैं हर जगह मौजूद। हर जगह श्रीमान और आप हर जगह मेरे पीछे लगे हुए थे जनाब। क्यों वो मुझे लगता है अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए अपने ही निगाह। ये मेरे लिए एक संजीदा विषय था मजाक नहीं। फिर तो ये बहुत ही महंगा सौदा साबित पड़ा होगा आपके लिए मतलब कि इतना खर्च। तबाही की है बतलाने की जरूरत नहीं पड़ता कि मेरे सोर्स ऑफ इनकम ना के बराबर है। बावजूद संपत्ति और साझा कंपनी को होने वाले प्रॉफिट मेरी सेविंग में कम जीरो थी। मैंने पेट काट काट के ये यात्राएं की। मैंने भूखा रहना सीखा। मैंने इसकी आदत डाली। मेरे कुछ ट्रिप्स तो आदरणीय ब्रह्मात्म्य नाम है मेरा। धन्यवाद। मेरे कुछ ट्रिप्स तो मेरे लिए भूखमरी का वरदान होते हैं। जहां मैं नहीं पहुंच पाया वो थी आपके साउथ अमेरिका की 7 साल पहले या फिर आपकी सालाना छुट्टी जो कि या तो अफ्रीका में बनती थी या क्यूबा में। वहां जाने का कोई फायदा भी नहीं। वहां मैं सिर्फ हाथियों का शिकार करने के लिए जाया करता था। तो बाकी और हर जगह मैं आपके पास था लगातार। वो तो मालूम पड़ रहा। और जहां जहां आप रहे आप किसी 5 स्टार होटल में और मैं किसी सस्ते से गेस्ट हाउस में वहां वहां ये सुसाइड और एक्सीडेंट्स हुए जिनको आपने बाद में मर्डर का जामा पहनाकर लिखना शुरू कर दिया। मतलब कि आप सिर्फ पुरानी दिल्ली और अहमदाबाद में नहीं। और अगला सवाल जो मेरे दिमाग में आया जो कि आना ही था वो ये था कि आपके काम और इस इत्तेफाक में संबंध क्या है। जाहिर ये चंद संभावनाएं जब मेरे सामने जन्मी तो मैंने इनको घनघोर तर्क की दृष्टि से देखने की कोशिश की कि या तो आपके कैरेक्टर्स बिल्कुल उन पर आधारित है जिन्हें आपने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व किया या फिर आपके प्लॉट्स बिल्कुल उसी तरह से घटित हुए
जिस तरह से आपने उन्हें घटने की इजाजत दी। और अगर थोड़ी देर के लिए हम दूसरी थ्योरी को सच माने तो आपके प्लॉट्स, जिनको आपकी बेइंतहाई कल्पना शक्ति का नतीजा माना जाता है, और कुछ नहीं बल्कि चंद सचमुच में घट चुकी घटनाओं के रूबरू वाक़ई है। मेरी इस नतीजे ने मेरी जिंदगी हराम कर दी। मैं पागल हो गया, बेतरह परेशान रहा, बेतरह कसमसाता रहा। इस दूसरी थ्योरी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, लेकिन अंत में इसी नतीजे पर पहुंचा कि सत्य अगर कोई हो सकता है तो सिर्फ यही। अब यहाँ पर एक नई समस्या खड़ी हो जाती है कि अगर आपके नॉवेल्स वाकई सच्चे वाकई तो आपके प्लॉट जिनको आपने मदद में डिस्क्राइब किया वो भी सच्चे हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कातिल कौन है? और क्या जवाब है? मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हमें सारे कातिलों को एक कातिल मानना चाहिए। आपके हीरोज साफ साफ तौर पर कमोबेशी के साथ एक ही शख्सियत के मालिक हैं। वो सब लंबे, दुबले पतले, अमूमन नंगे सीने के साथ कत्ल के मौके पर देखे गए। अपनी लज्जेदार भाषा का इस्तेमाल करते हुए नशे की तरंग में सराबोर आपके वैश्य और गंदगी भरे प्लॉट्स में घुसते चले गए। और माफ कीजिएगा परमात्मा साहब, वो आप थे। सच बोल रहे हैं? एकदम सच। एक बार फिर सोचो। कई बार सोच चुका हूँ। हमारा मतलब है कि मैंने ही हर बार 21 बार 22 बार 21 बार वो बेगम का केस अभी तक कंफ्यूजिंग नहीं। चलो उसे छोड़ देते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से मैंने 21 लोगों को मारा। ये मेरा धोखा बजाया ठोस नतीजा है। मैं इस समय न केवल अपने समय के महान जीनियस, महान राइटर के सामने खड़ा हुआ हूँ, बल्कि इस समय मेरे सामने देश का सबसे खूंखार हत्यारा भी खड़ा हुआ है। 22 लोग। केस माफ कीजिएगा। हाँ चलो मान लिया। तुम्हें मालूम है सूफी लोग इस तरह की बात सुनना भी पसंद करेंगे। जी हाँ, पसंद करेंगे, क्योंकि वो उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर देगी। तो अब मुझसे क्या चाहते हो? अब जब मैंने अपने सारे शोध का नतीजा आपको बतला दिया है, तो अब मैं सुख की सांस ले सकता हूँ। मैं इस पल की कल्पना करके कई बार कांप उठा हूं, मगर घबराया कभी नहीं। और मैं देख रहा हूं कि आप कितनी ही शांति और समर्पण भाव से मंत्रमुग्ध होकर मुझे सुन रहे हैं। तो मैं भी बिल्कुल स्पष्ट भाषा में आपको कुछ और कहना चाहूँ। तो कायदा? पहले मेरा ख्याल आपको एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करने का। और अब ख्याल बदल गया? शायद। ऐसा क्या? मैं आपको 10 साल से देखता आ रहा हूँ। मैंने देखा है कि आपने कितने जज्बे से अपनी कला को निखारा है, संवारा है, कितनी समझदारी से आपने अपने शिकारों को चुना, और कितनी शांति और आराम से आपने अपने काम को अंजाम दिया। तो मुझे एडमायर करते हैं पूरी तरह से। एक निर्मम कातिल मानकर या एक महान उपन्यासकार? दोनों। जितना मैंने आपकी जुर्म की गतिविधियों को स्टडी किया, उतना ही ज्यादा मैं आपकी साहित्यिक रुचि का दीवाना हो चुका हूँ, और इस सबसे महान उपलब्धि को भी मैं दफन कर दूंगा। जैसे मैं इसे मिलने वाले नाम को यश लात मार दूंगा। तो मुझे अंदर भिजवाने का इरादा नहीं। मैं इसे एक बुरा सपना समझकर भूल गया। अब बदले में मुझसे क्या चाहो? बस एक जरा सा टोकन, मेरी पीठ थपथपा दी। और आगे ये है कि मैं खोखला हो चुका हूँ, तन, मन और धन से। मैंने अपने आर्ट के पास की हर चीज कुर्बान कर दी। इस क्रिमिनोलॉजिकल साइंस के कॉज को सर्व करते हुए आज मैं ढंग की जिंदगी
जीने के लायक भी नहीं रहा हूँ। एक जगह से दूसरी जगह दौड़ने भागने की ना तो मेरे जिस्म में ताकत बची है और ना ही जेब में पैसे। मैं शांति से दिल में उमंग और चेहरे पे खुशी देखता हुआ लौटाऊंगा बशर्ते कि आप मेरी पूरी जिंदगी का खर्चा अपने से कुछ एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मुझे ताऊ में मिलती रहे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 लाख रुपए महीने मुझे मिलते रहे तो मैं यूं ही आपकी जिंदगी में एक अच्छा सा रोल अदा करता रहूंगा, आपका प्रशंसक और ताबेदार बनूंगा। महाराज, मैं भी इस वक्त तुमसे एक कन्फेशन करना चाहता हूं। मैं भी तुमसे उतनी ही बेबाकी और बेतकल्लुफी से बात करूंगा जैसे कि तुमने। इस बात में कोई शक नहीं कि तुम मेरी जिंदगी में मिले हुए अब तक के सबसे महान व्यक्ति। तुम्हारे टैलेंट और तुम्हारे तेज तर्रार दिमाग ने तुम्हें कहीं गलत जगह नहीं पहुंचा। तुम बिल्कुल सही निष्कर्ष पर पहुंचे हो। मैं सब कबूल करता हूं। आप कबूल करते हैं? मैं कबूल करता हूं। वो स्वीडिश औरत, वो जवान लड़की, वो जवान लड़की और वो जोधपुर की तलाकशुदा महारानी, वो भी साथ में उस हैदराबाद की बेगम लुबना को भी गिन लो। नहीं, वो नहीं गिनी जाएगी। मेरी बात तो सुनो। देखिए ब्रह्मात्मा साहब, अब आप भी जानते हैं कि आप चीटिंग कर रहे हैं। चलो ठीक है, उसे छोड़ो। लेकिन आपने बाकी 21 को मारा है। पूरे 21 को, ना एक कम ना एक ज्यादा। मेरा भगवान जानता है कि ये जिंदगी इस पल से आगे नहीं जाएगी, कि ये पल हाल। ठीक था, तुम्हारी जिंदगी वाकई अब इस पल के आगे नहीं जाती। मुझे पापा के पास जाना चाहिए। ये उस ब्रिटिश बिजनेसमैन की खूबसूरत बेटी नहीं थी जो आपसे लगे हुए उनके साथ रह रहा है? वही, यानी कि आपकी अगली शिकार। हरगिज़ नहीं। मेरा अगला शिकार तो कोई और ही होगा। लेकिन सूफी, बावजूद सारी सावधानी और समझदारी के तुम्हें नहीं लगता कि तुमसे एक चूक हो गई? तुम्हें ये कहीं से भी नहीं लगा कि तुम्हारा इस तरह अकेले मेरे कमरे में आना और मेरे व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में इतने खतरनाक तथ्य दिखलाना खतरे से खाली नहीं था? आपका मतलब आप मुझे भी मार सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल था महात्मा साहब, बिल्कुल था। मैंने स्थिति का हर सिरे से जायजा लिया। मैंने हर तरह के एहतियात भी बरते हैं। एक प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार आपके रूम के ठीक ऊपर ठहरी और एक थाईलैंड का एम्बेसडर आपके बाईं तरफ और एक मिडिल क्लास जवान विधवा आपके बाएं वाले। गलत बोल रहे सूफी। वो जवान विधवा करोड़ों की मालकिन। गलत आप बोल रहे हैं महात्मा साहब। उसके पति ने दिल्ली में मामूली सा डिपार्टमेंटल स्टोर चलाया और आपके रूम के ठीक नीचे आर्च बिशप ऑफ रोम का एक डेलीगेशन ठहरा हुआ है। तो आपको मुझे बहुत ही खामोशी से मानना पड़ेगा, जिसके लिए जहर इकलौता हथियार हो सकता है। बहुत खूब। तो इसीलिए तुमने ड्रिंक लेने से इनकार कर दिया? बिल्कुल, वरना मेरे लिए इनकार करना बहुत मुश्किल था, खासकर स्कॉच। जिंदगी में एक ही बात थी। और शायद इसीलिए सिगार भी मना कर दिया। जाहिर है आपने सागर अम्बानी को ऐसे ही तो मारा। हवा ना सिगार का सिरा जहर में डूबोगे। चलो ठीक है, अगर किसी और तरीके से मार दो तो वैसे भी तुम इटावा जैसी एक मामूली सी जगह से आए। अगर गायब भी हो गए तो क्या ही फर्क पड़ता है? इटावा को मामूली मत समझिए। ग्लोबलाइजेशन हो चुका है वहाँ। 4 मॉल खुल चुके हैं। आपके किताबों से लेके टीवी के रियलिटी शोज की धमक पूछती ही इटावा।
कल्चर गरज के बरसा है। बस यही चूक कर गए सुखी। आजकल कल्चर गरज के बरसता है चांद के उस दूसरे छोर पर जहां कोई आबादी नहीं, वरना अपनी बेसिक पैर की घटिया इन्वेस्टिगेशन का तुम्हें कब से एहसास हो चुका है। तुम्हें मालूम है सुखी, तुमने वो साबित किया है जो न जाने कब कब और कितने लोग साबित कर चुके। क्या मतलब? ये कि दुनिया उसे कब से जानती है जिसे तुम एक बेशकीमती राज समझकर सालों से अपने सीने में छिपाए जाते हैं। नामुमकिन है। मैंने हर न्यूज़पेपर नाखूनों से छाप डाला है, किसी में कोई जिक्र नहीं है इस बात का। आजकल सच देखने को मिलता ही कहाँ है जनाब सुल्ती। तुम्हें वाकई लगता है कि लोग मेरे काम को हजम कर पाते अगर वो वाकई नहीं जानते होते कि मैं सिर्फ उन्हीं मर्डर्स का वर्णन कर सकता हूँ जो मैंने अपने हाथों से किए। नहीं देखिए आदरणीय, ब्रह्मात्मे नाम है मेरा। हाँ भाई ब्रह्मात्मे साहब, आप अरसे पहले गिरफ्तार हो गए होते अगर ये सच होता। मगर क्यों? क्योंकि आप खूनी हैं, पेशेवर खूनी। तो क्या हो? हम आर्टिस्ट तो हमेशा से दरिद्र होते हैं। कम से कम मिडिल क्लास मोरालिटी तो ऐसा ही मानती है। देखो गेटे को, एडगर एलन पो को क्या नाम दोगे नए आर्टिस्ट दरिंदे के अलावा? हमारा आर्ट हमें अपनी सनक और खतरों से खेलने की पूरी इजाजत देता है। तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे मेरे नॉवेल मर्डर पर खोज के लिए पुलित्जर अवार्ड मिला होता अगर मैं खुद मर्डर नहीं होता? जरा देखो कमरे में बिखरे हुए खतों को। इनमें हाई सोसाइटी की औरतें भी हैं, मिडिल क्लास हाउसवाइफ भी और कमसिन जवान लड़कियां, और सबकी एक ही ख्वाहिश कि मेरे होने वाले अगले नॉवेल में मेरे मर्डर की बात हो। मैं सपना देख रहा हूँ शायद। तो सही वक्त जाग जाओ। सिर्फ एक क्रिटिक ही है जो सोचता है कि राइटर अपनी साहित्यिक जागृति और लिखने की शैली पे काम करता है। साहित्य का साहित्यिक कंटेंट से कोई वास्ता नहीं होता। उसका उद्देश्य सिर्फ ह्यूमन मैनकाइंड को संतुष्ट करना होता है। लोग हैं लिटरेरी फॉर्म्स या भाषा के एक्सपेरिमेंट का इंतजार नहीं करते और फलसफों को तो कहानियां समझकर बोली जाओ। इंतजार करते हैं ऐसी जिंदगी का जिसमें कहीं उम्मीद बची हो, क्योंकि उम्मीद वाकई कहीं नहीं बची। वो इंतजार करते हैं ऐसी जिंदगी का जो रंगीनियों से सराबोर, थोड़ा थोड़ा तनाव और थोड़ा थोड़ा खतरा, और सबके बीच एक पल शांति का सुख, जो उन्हें आज का मशीनी युग हरगिज नहीं दे सकते। इसलिए वो मुड़ते हैं आर्ट की तरफ। लिटरेचर एक ड्रग बन गया है, एक ऐसी जिंदगी जीने का सब्स्टिट्यूट जो आज चाहकर भी संभव नहीं दिखती। मगर इस ड्रग को इजाद करने के लिए राइटर को बदकिस्मती से वैसी जिंदगी जीनी पड़ती है जिसका वो वर्णन कर सके, जो किसी नरक से बेहतर नहीं है। खास तौर पर तब जब आप जिंदगी में एक खास उम्र को पार कर चुके हो। प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। ये थी वो बॉलीवुड स्टार जिसका तुम जिक्र कर रहे थे। जब वो जवान विधवा अपनी बारी का इंतजार कर रही, जब मैंने लिखना शुरू किया था तब मैं बहराइच जैसे एक छोटे से शहर में बसता था। उस वक्त मैं लिखने के तरीके और सच्चे बिरले प्लॉट्स पे गौर करता था।
दर्शकों ने मेरी पीठ बाकी है मेरी पांडुलिपियां पूरे में डाल दी। ठीक है, मैं दिल्ली भाग आया। मैं मारा मारा फिर रहा था, मुझे कहीं भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। उसी वक्त दिल्ली में एक गैंग रेप हुआ और उसमें सबसे खूंखार कन्विक्ट को छोड़ दिया गया और मुझे अचानक लगा कि मुझे मेरा हीरो मिल गया है। ये वो वक्त था जब जमाना बदल रहा था। हर हिंदुस्तानी नौजवान यूके या यूएस जाना चाहता था। पूरे मध्यम वर्ग को जीने के लिए एक शॉर्टकट की तलाश थी। मैंने उस हीरो को अपने अंदर छोड़ा और परिणाम मेरे अंदर से साहित्य पे फूल पड़ा। मैंने अपने बारे में लिखना शुरू कर दिया। पहले मुझे लगा कि शायद मैं गिरफ्तार हो गया, मगर जिस स्वीडिश पब्लिशर ने मुझे कंग्रेचुलेट करके मेरी पीठ थपथपा कर मुझे आगे लिखने के लिए पैसे दिए, उसी की बीवी से मेरा अफेयर मेरे पहले नॉवेल का मसौदा था, जो बाद में कहलाया बेस्ट सेलर। और अब खामोशी से स्कॉच का ये पैग उठाकर पी लो, जो तुमने जिंदगी में सिर्फ एक बार पी है। नो थैंक्स। वो जमाना था चेतन भगत और अश्विन सांघी का। हिंदुस्तान में अंग्रेजी बेस्ट सेलर आने शुरू हो चुके। मेरी पारखी नजरें समझ चुकी थी कि आने वाला साहित्य क्या होगा। बदलता हुआ समाज उसी तरफ इशारा कर रहा था। और जैसे ही मैंने जाना कि दुनिया क्या चाहती है, मैंने फिर उसे वही देना शुरू कर दिया, उनकी सहूलियत के हिसाब से। मैंने फिर आत्मकथाएं की। मैंने अपने स्टाइल पर ध्यान देना बंद कर दिया ताकि मैं बिना किसी स्टाइल के लिख सकूं, और वही बाद में मेरा स्टाइल बन गया। मैं फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया, मगर खेल ने और मुझे गुमनाम और ढकी हुई जिंदगी बिताने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि दुनिया मुझे देखना चाहती थी और डरावनी परिस्थितियों में, ताकि वो मेरे जरिए हर उस चीज को महसूस कर सके जो उनके लिए हराम थी। और इस तरह मैं एक नरपिशाच बन गया, एक पब्लिक एनिमी, एक मर्डर। और इस तरह मैं मशहूर हो गया। उसके आगे जो कुछ भी हुआ वो मेरी प्रसिद्धि को और आगे ले गया। और फिर तुम आए उन घटिया सबूतों के साथ कि मेरे नॉवेल्स सिर्फ और सिर्फ सच बताते हैं। दुनिया में ऐसी कोई सरकार या कानून नहीं है जिसके कान पर तुम्हारी बात से चूं तक नहीं। वो तुम्हें पागल घोषित कर देंगे, जैसा कि उन्होंने किया हर उस बंदे को जिसने मुझे पागल साबित करने की कोशिश भी की है। क्योंकि दुनिया मुझे देखना चाहती है वैसे ही जैसा मैं हूं। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम पहले ऐसे शख्स हो जो इस परिणाम में पहुंचा है? इस देश की मां, बहनें, बीवियां, बच्चे, हस्बैंड्स रोते हुए सर उठाकर पहुंचे हैं कानून के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, मगर कुछ नहीं। मेरे खिलाफ हर मुकदमा खारिज हो गया। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज और लॉ एंड ऑर्डर्स के रखवाले
यहाँ तक कि इस मुल्क के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी मेरे मामलों में बीच में आकर मुझे आर्ट के नाम पे बचाया। मैं आर्ट के नाम पर धरोहर, और जिस भी व्यक्ति ने मुझे कोर्ट में घसीटने की कोशिश भी की है, वो अंत में कुत्ते के समान अपने घाव को चाटते हुए पाया गया है। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो गड़बड़ सूफी। तुमने अपनी सारी जमा पूंजी इस ऊंची सी खोज में गर्क कर दी, और इसके लिए तुम सजा के पास। मुझसे किसी पैसे की उम्मीद मत करना। मैं उम्मीद करनी चाहिए तो किसी और एक चीज की। चलो उठो, मदद के लिए पुकार लगाओ, जोर से चिल्लाओ, चीखो। मगर क्यों? कि मुझे नया प्लॉट चाहिए। नया प्लॉट? और मुझे नया प्लॉट मिल गया। क्या मतलब? समय आ गया है नया काम शुरू करने का। ये आप पिस्तौल क्यों निकाल रहे हैं? ये तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं ये पिस्तौल तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए नहीं निकाल रहा। मैं हर उस चीज की कसम खाकर कहता हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ कि यहाँ से सीधे इटावा लौट जाऊंगा और पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। तुमने मुझे एक नया प्लॉट लिखने का आइडिया दे दिया, और इसलिए तुम्हें इसी वक्त यहाँ मरना पड़ा, क्योंकि मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं वही लिख सकता हूँ जो मैंने होगा। तुम देख सकते हो मेरी अपनी कल्पना शक्ति कुछ है नहीं। मैं वर्ल्ड लिटरेचर का हिस्सा बना दूंगा सूफी। लोग तुम्हें यहाँ देखेंगे डर से कपाते, आंखें और मुंह खुला, इसमें खौफ के कीड़े बिलबिला और मुंह के किनारे से धूप छिटक रहा। तुम दो कौड़ी के आदमी रात के सुहाने सपने तोड़कर जागता है, पाता है कि सच कितना खतरनाक। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। देखा कोई बचाने आया? वो बॉलीवुड स्टार या वो थाईलैंड का अम्बेसडर या वो आर्ट बिशप जिसकी जिंदगी सच का हवाला देते हुए गुजर गई। तू राक्षस साले। मैं सिर्फ आर्टिस्ट हूँ और ये बात मैं जानता हूँ। पिछली सेंचुरी का सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म था आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, और इस सेंचुरी का सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म है ब्लॉकबस्टर, यानी कि बेस्ट सेलर। तुम्हारी मौत हर जगह बयान की जाएगी सूफी, और इससे नए इनकलाब की पैदाइश, पैसों का डॉलर का इनकलाब, करेंसी का इनकलाब। तुम्हें लगता है मुझे ये सब करने में मजा है? हरगिज़ नहीं। मेरा भगवान जानता है कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ उस बार पे बैठ के ड्रिंक करना पसंद करता हूँ, उसके बाद रिवर फ्रंट पे चल के तुम्हारे साथ चहलकदमी करना, ना कि सारी रात बैठ के तुम्हारी मौत का खूनी वृत्तांत लिखूं। मुझे माफ कर दो मेरे मालिक। मेरा नाम परमात्मा है। मुझे माफ कर दो। आर्ट नाम के पेशे में समाप्ति की गुंजाइश नहीं होती। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। हमारे पास से दो रास्ते हैं, या तो मेरी पिस्तौल से अपनी जान दे दो, या फिर बालकनी से कूद के शायद अपनी जान। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बचाओ। तुम हो केस नंबर 23।
जमील, आगंतुक अचानक बालकनी से नीचे कूद गया। वो शुरू से ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, पता नहीं क्यों। देखना मुझे कोई अब डिस्टर्ब ना करे। That's all. इसमें कुछ नाम लिखे और ये सिर्फ नाम, और नाम जरूरी नहीं होते। पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। मुझे खामोशी पसंद है। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। मैं इस पल, इस लम्हे, इस वक्त अपना ये बेइंतहाई फर्ज समझता हूँ कि आपको इस अजीबोगरीब, खतरनाक, खूबसूरत लेकिन फिर भी सच्ची कहानी की यानी सेटिंग्स के बारे में तफसील से बताएं। हकीकत में सच्ची कहानियां सुनाने में खतरा होता है। कौन जानता है कब कोई पुलिस का आदमी या कोई कानून का जानकार दर्शक दीर्घा में बैठा हो, भले ही वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ना हो, मगर फिर बहरहाल मैं अपने आप को यह खतरा उठाने का मौका आसानी से दे सकता, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो मेरी इस कहानी पर भरोसा करेंगे। अपनी परवाह की सहर में जा, हमसे ज्यादा यही होगा कि नहीं मर जाएंगे हम को सपना बता कर उठ खड़े होंगे और सम्मानित महसूस कर रहा हूँ आप सभी के सामने इस नाटक का मंचन कर। कौन हो तुम और स्टेज पे कैसे आ गए? मेरा नाम भूपेंद्र प्रताप सिंह, मिस्टर